अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 इश्यूज़ पे बात होगी। एक तो वज़ीर दफ़ा जो साबिक़ वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक हैं, इमरान खान के साथी, उनका इमरान खान के हवाले से ट्रायल में दिया गया 190 मिलियन पाउंड का जो ट्रायल था उसमें दिया गया बयान सामने आ गया। मैं आज उसको बताऊँगा कि बयान में क्या इमरान खान के हक़ में जाता है, क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ जाता है और कितनी सख्त उन्होंने बयान दिया है, इस हवाले से बात होगी। दूसरा, जनाब, पाकिस्तान में बिजली का बहरान है, बंदा बंदा बिजली के बिलों से तंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन से वीआईपीज़ हैं जिनको हज़ारों यूनिट्स फ्री बिजली मिलती है अब भी, जिनकी वजह से मैं और आप परेशान हैं बिजली के यूनिट्स की वजह से। कितने वीआईपीज़ को पाकिस्तान में फ्री यूनिट बिजली मिलती है, ये भी आपको बताऊँगा। और तीसरी बात जनाब, हमारी साथी एंकर हैं आयशा जहां ज़ेब, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनके शोहर का। उनकी कल उनके हवाले से बात आई थी, आज उनके हवाले से मज़ीद तफसीलात कुछ सामने आई हैं, वो आपको बताएंगे कि उन पर तशद्दुद करने वाले खावंद के साथ उनके कैसे ताल्लुकात थे और उनकी निजी ज़िंदगी कैसी जा रही थी, इस हवाले से भी बात होगी। तो सबसे पहले अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बात आपको, अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नहीं हैं तो ये चीज़ हमेशा आपको याद दहानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे सपोर्ट करने का एक ही तरीका है, कम से कम सब्सक्राइब बटन दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो पहला इशू है वो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिज़र्व सीट्स के हवाले से एक और 13 रुकनी फुल कोर्ट का मशावरती इजलास हुआ। ये बार बार मशावरत हो रही है, कल भी हुई थी, आज भी हुई थी, और ये बड़ा कंसिक्वेंशियल किस्म का एक डिसीजन होगा जिसका पाकिस्तानी सियासत पर दूर असरात होंगे। उसके फैसले का इंतज़ार है। वो सबसे बड़ी ख़बर बन सकती है पाकिस्तान की। उससे ये तय होगा कि पाकिस्तान में आइनी तरमीम होगी, पीडीएम की गवर्नमेंट कितना अर्सा मज़ीद चलेगी या नहीं चलेगी, इस्टेब्लिशमेंट जीतेगी या इमरान खान जीतेंगे, ये सब कुछ तय होना है और वो फैसले का हम सबको इंतज़ार है। आज उस हवाले से मशावरत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और अब से थोड़ी देर पहले ही मशावरत ख़त्म हुई है। देखते हैं कि फ़ैसला कब तक आता है। हो सकता है जब तक मैं ये व्लॉग आप देख रहे हो आपको फ़ैसले की भी कॉपी मिल चुकी हो। दूसरी बात जो आज की ख़बर मैं आपको बताना चाह रहा था वो है जनाब, मेरे पास मौजूद है ये परवेज़ खटक का बयान जो उन्होंने कल 190 मिलियन पाउंड केस था जो यूके से एनसीए की मनी थी जो मलिक रियाज के को दी गई, उसके हवाले से जो केस चल रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, एनसीए केस जो बड़ा ख़तरनाक केस है, अलकादर ट्रस्ट केस भी जिसको कहते हैं, उसमें उनकी कल गवाही आई थी। और कल आपने सुना था कि जी इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक को देख एक तंज़िया मुस्कुराहट भी दी और जुमला भी कसा, और परवेज़ खटक 15 मिनट तक बयान दे के चले गए। बयान क्या था वो आज सामने आ गया, और उसके कंटेक्स्ट बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, उसका जो बयान के अंदर जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने बताया है कि जी नैब की इंक्वायरी में पेश हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि आईओ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था कैबिनेट मीटिंग में, तो दिसंबर 2019 में कैबिनेट में मीटिंग हुई थी, इमरान खान साहब चेयर कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो शहजाद अकबर आए जो उस वक्त मशीर एहतसाब थे। उन्होंने जनाब एक ऐसे पीएम भी थे और मिनिस्टर भी थे, उन्होंने एक एडिशनल एजेंडा पेश किया। कैबिनेट जब मीटिंग होती है तो उसका एक एजेंडा होता है, एजेंडा पहले से सर्कुलेट हो जाता है, सारे मिनिस्टर को पता चल जाता है आज ये चीज़ों पर बात होगी और मंजूरी दी जाएगी ताकि बाकी लोग तैयार होकर आएँ। उस कैबिनेट मीटिंग का जो एजेंडा पहले दिया गया था सबको, वो एजेंडा ख़त्म हो गया और ये उस एजेंडे में भी शामिल नहीं थी। देखें, यहाँ से एक पहली मेलफ आइडिया आती है कि आपको छुप के एक एजेंडा कैबिनेट का क्यों बनाना पड़ा, जो किसी को नहीं बताया गया, किसी वज़ीर को। अचानक आते हैं, एंट्री होती है शहजाद अकबर की, ये परवेज़ खटक का बयान है, पर शहजाद अकबर साहब की एंट्री हुई और उन्होंने एक एडिशनल एजेंडा कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया। कैबिनेट को कहा कि एक एग्रीमेंट हो गया है जी यूके और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के दरमियान कि गैर कानूनी मनी, इलीगल मनी के लिखा हुआ उन्होंने लफ्ज़ जी अपनी स्टेटमेंट में, कि गैर कानूनी जब पैसे पाकिस्तान आएंगे तो वो पाकिस्तान से यूके जाएंगे तो यूके की गवर्नमेंट पाकिस्तान को देगी, और वो यूके की गवर्नमेंट यानी कन्फिस्केट करेगी, पहले तो उनको ज़ब्त करेगी उस रकम को, और वो ज़ब्त शुदा रकम जो है वो पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। इससे क्या साबित होता है, जब बाज़ औक़ात कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं वो रकम तो डर्टी मनी ही नहीं थी, वो रकम तो वैसे ही उन्होंने मलिक रियाज की थी, उन्होंने कहा हुकूमत को कि मलिक रियाज को वापस कर देना। भाईजान बात सुनना, वो मलिक साहब के पैसे हमारे पर पड़े, मलिक साहब को जाके दे दें। गवर्नमेंट, यूके की गवर्नमेंट मलिक साहब को खुद नहीं दे सकती थी अगर उनको देने होते। ये पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान के थे, और हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिले, इनडायरेक्टली मिले, लेकिन वो तो जो मलिक रियाज ने पैसे देने थे उसने कहा उस हिसाब में मेरे काट लेना। उसके किस हिसाब में भाई, उसके किस हिसाब में, उसके हिसाब में क्यों काटने हैं? उसके हिसाब में तो वो खुद अपने हाथ से जमा करवाए ना। हमें यूके गवर्नमेंट ने एक मनी दी है कि जी ये हमने पकड़ी है,
वो पकड़ी हुई रकम हमें मिली तो वो पकड़ी हुई रकम मलक रियाज साहब कहे ओए ये जो पकड़ी हुई रकम है ये मेरी है, मेरे खाते में रख लेना। हाँ भाई तुम किस खाते में, तुम्हारे खाते में रख लेना, ये बात थी असल। तो उन्होंने कहा जी यूके के साथ एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने कहा जो हमारे पास जो गलत आपकी इलीगल आपसे लूटी हुई रकम हमारे पास आएगी हम उसको पकड़ेंगे और आपके हवाले करेंगे, ये मायदा हुआ है। और ये मायदा जो है एग्रीमेंट इलीगल मनी के हवाले से है और इस मायदे को हमने सील्ड, उन्होंने एक सील्ड एनवेलप दिखाया, एक लिफाफा दिखाया जो सील बंद था, उस लिफाफे को कहा कि जी इसको मंजूर कर दें। और उन्होंने कहा कि ये उसमें उस लिफाफे में उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड्स हैं, बरतानवी रकम है और पाकिस्तान की वो बरतानिया ने कन्फिस्केट की, बरतानिया ने वो रकम जब्त की। परवेज़ खटक के मुताबिक शहजाद अकबर ने कैबिनेट मीटिंग में बताया, परवेज़ खटक ने ओथ में यानी हल्फिया बयान दिया है, ये बड़ा गवाही है। और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने यूके की गवर्नमेंट ने जो रकम 190 मिलियन जब्त की थी वो रकम पाकिस्तान की हुकूमत को दे दी गई है, ये इस लिफाफे में, ये उसके बारे में बात है। और ये एक एग्रीमेंट के तहत दी है और उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल है, मतलब ये एग्रीमेंट आपको रिवील नहीं किया जा सकता, ये एग्रीमेंट खुफिया है, खुफिया मायदा है। और जब उन्होंने ये बात की और इसके बारे में हम नहीं बता सकते तो पूरी कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। ये किसने कहा है? ये भी परवेज़ खटक जो कैबिनेट में मौजूद थे, उन्होंने कहा कैबिनेट में सन्नाटा छा गया और उन्होंने कहा कि यानी ये किस बात पे है। और मैंने भी, वो कहते हैं कि मैंने भी इस पे एतराज़ उठाया। आई एंड अदर कैबिनेट मेंबर्स रेज ऑब्जेक्शन दैट दे मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट, कि मैंने और काबीना के दूसरे अरकान ने एतराज़ किया कि भाई हमें इन्फॉर्म किया जाए कि इसके एग्रीमेंट में क्या है। तो उन्होंने कहा जी ये कॉन्फिडेंशियल है, ये खुफिया है। इस पर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की मौजूदगी में कैबिनेट ने इसको मंजूर कर दिया इस एग्रीमेंट को। और वो एग्रीमेंट जनाब ये था कि 190 मिलियन पाउंड बरतानिया ने मलक रियाज से पकड़ के जब्त किए, पाकिस्तान को कहा ये लो आपके पैसे हैं, ये इसने लूट के लिए हैं। पाकिस्तान ने क्या किया कि वो रकम मलक रियाज को वापस लौटा दी। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट में मलक रियाज ने पैसे देने थे, उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡਾ बिल असी जमा करा देंगे। यार ये कोई बात है? ये है। और ये केस बड़ा सॉलिड है मेरी नज़र में, बिल्कुल एक फिट केस है। और लेकिन आगे जाके मलक जो परवेज़ खटक ने बयान का जो और ख़तरनाक हिस्सा है उसमें थोड़ी उस्तादी की है और उसमें उन्होंने अपने ऊपर नहीं ली। उन्होंने कहा कि आईओ जो नैब का होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसने कहते हैं मुझे बताया केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि एक और एडिशनल नोट भी उसके लिफाफे के साथ था। उस नोट पे लिखा हुआ था कि मलक रियाज को ये पैसे दिए जाएंगे और मलक रियाज को इस रकम का कुछ हिस्सा पहले ही दे दिया गया है। ये भी आईओ ने मुझे बताया। I had already been transferred prior to the cabinet meeting. I submitted written statement to the IO during investigation. और कहते हैं जब तहकीकात हो रही थी इन्वेस्टिगेशन में मैंने तहरीरी बयान आईओ को दिया है। अच्छा, जो डिफेंस काउंसिल था, जो इमरान खान की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा भाई ये बयान तो दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये तो सुनी सुनाई बात की कह रहे हैं कि आईओ ने मुझे बताया। भाई कैबिनेट मीटिंग में परवेज़ खटक साहब मौजूद थे तो आईओ ने कैसे उनको बताया? तो थस इनएडमिसिबल है, जो हेयर से है। तो कोर्ट ने कहा कि जी ये जब कंप्लीट हो जाएंगे दलाइल तो फिर हम इस पे रूल करेंगे कि ये इनएडमिसिबल है या एडमिसिबल है, यानी कि ये का रद्द करना है हमने या इसको मानना है। ये जो दूसरा बयान है, पहला बयान तो उन्होंने बिल्कुल सही दिया है, वो और बड़ा सख्त गवाही है मेरे ख्याल में, वो भी इमरान। लेकिन दूसरी जो कि इंतहाई सख्त हो सकती थी उसमें परवेज़ खटक साहब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी और उसमें आईओ पे डाल दिया कि आईओ ने कहा। और ये वैसे बड़ी अजीब बात है, आईओ ने भी अगर उनको कहा है और ये अजीब से, जब आपके पास सीधा सीधा केस मौजूद है तो आपने इस केस में ये डिंग पिंग ज़रूर डालने थे जिसमें केस आपका ख़राब होता है। ज़ाहिर है ये एडिशनल नोट और ये रकम ये किसी ने नहीं कहा होगा, परवेज़ खटक ने भी इस बारे में गवाही देने से इनकार किया। लेकिन जो उनकी पहला पार्ट है गवाही, मेरे ख्याल में वो काफ़ी सफिशेंट है। ये थी जी परवेज़ खटक साहब की गवाही के वाले से। दूसरी जनाब खबर थी बड़ी अफसोसनाक, कल आपने तस्वीरें देखी होंगी, एंकर आयशा जहां ज़ेब जो कि ख़बरनाक में भी होती थी, जो भी हाल ही में साहिल नदीम का शो था जिसमें ख़वातीन के हवाले से कहा गया, उन्होंने कहा कि 95% ख़वातीन जाहिल हैं, उसमें भी मौजूद थी उन्होंने। और आपको पता है कि उस शो में उनकी बेटी भी बैठी हुई थी जो कि कोई टीन एज से बड़ी हो चुकी हैं और वो बेटी उनकी अच्छी खासी बड़ी उम्र की बच्ची हैं, माशाल्लाह इतनी बड़ी हो चुकी हैं, और वो उस बच्ची के साथ बैठी थी जिन्हें सवाल किया था। तो उसके कहने का मतलब ये है कि आयशा जहां ज़ेब की जवान बेटी भी थी, उनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। तो इनके साथ ये वाक़या हुआ कि कल जनाब इन्होंने दरख्वास्त दी थाने में, इनके हस्बैंड को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। इनके हस्बैंड का नाम है हारिस
اور انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اس نے بہیمانہ تشدد کیا، پستول بھی رکھا اور اس کے بعد اس نے مجھے بہت زیادہ مار پیٹ کا نشانہ بنایا۔ میں نے اس کے ساتھ پوری کوشش کی کہ اس کے ساتھ اچھے رہوں۔ اچھا، میں نے لاہور سے پتہ کیا ذرائع کے مطابق کہ ان کی جو پہلے کوئی لڑائیاں ہوتی تھیں یا نہیں، تو اس کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور ان سے عمر میں خاصے چھوٹے تھے، تقریباً 15-16 سال چھوٹے تھے، حارث جن کا نام ہے، اور وہ بزنس کرتے ہیں، سرگودا سے ان کا تعلق ہے۔ تو عائشہ جو ہے وہ لاہور میں چھٹیاں لے کے اپنے سسرال کافی کثرت سے جایا کرتی تھی، جو ان کے مشترکہ فرینڈز ہیں ان کے مطابق، اور اچھے تعلقات تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کچھ سال پہلے کی ہے، جس میں یہ اپنے ہسبینڈ کے پاؤں دھلا رہی ہیں، اور اس میں وہ ایک اسٹریم ہے، کسی آبشار کے پاس بیٹھے ہوئے تو ان کے پاؤں دھلا رہی ہیں۔ اس پہ بڑی شور اٹھا تھا کہ بھائی یہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر کے پاؤں دھوئیں؟ تو اس پہ عائشہ نے کہا تھا کہ یہ تو اچانک میں نے کر لیا۔ ان کو شوز میں پوچھا بھی گیا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر اور کلپس بھی آج میں دیکھ رہا تھا ان کے وائرل تھے، پرانے ہسبینڈ کے حوالے سے جو فوت ہو گئے تھے آج سے کچھ عرصہ قبل، اور ان کو کینسر ہو گیا تھا۔ وہ ان کے حوالے سے عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ان کی محبت کی شادی تھی، وہ ان کے لیے وہ ان کی شکل بہت خوش شکل انسان تھے، ان دونوں کے کپلز کو بہت سراہا جاتا تھا، لیکن اس شادی میں بھی ان کو زحمت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو کہتے ہیں شادی کے دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہی نہیں ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری محبت ہے اور اچھا انسان ہے، بلکہ یہ شراب بھی پیتے تھے، وہ جو پچھلے ہسبینڈ ہیں، اور وہ کرتے تھے۔ لیکن بہر انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے یہ تھا، ان کے حوالے سے جو خبریں چلی تھیں کہ جی انہوں نے بھی ان پہ تشدد کیا تھا، یہ والی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ وہ فوت ہو گئے تھے، اور نہ ان کو طلاق ہوئی تھی بلکہ وہ فوت ہو گئے تھے، اور ان کے بچوں کے باپ بھی ہیں وہ، اور 2 بچے ان کے حارث سے بھی ہیں، اور ان سے بھی بچے ہیں، اور وہ بچے بڑے بڑے ہو چکے ہیں۔ ان کی شادی بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی، کہتے ہیں میرے خیال 23 کے 21 سال کی تھیں تو ان کی بیٹی بھی پیدا ہو گئی تھی، جو بڑی بیٹی ہیں۔ تو بہرحال افسوسناک بات ہے، مریم نواز نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور یہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، ورنہ خواتین کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے عام طور پہ ایک عام گھریلو خاتون کے ساتھ ہو تو یہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی اس پہ وہ کرتا ہے۔ تشدد کی ہر صورت میں مذمت کی جانی چاہیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تشدد کو ازواجی زندگی میں ٹالریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر مزید شے ملتی ہے، اور ایسے تشدد رویوں کو شے ملتی ہے۔ ایسے متشدد جو ہی وائلنس آئے آپ کی شادی میں تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے، اور اس چیز سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور اس کو بار بار کنڈون نہیں کرنا چاہیے۔ تو افسوسناک یہ واقعہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تفتیش ہوتی ہے تو مزید کیا آتا ہے۔ یہ جناب دوسری خبر تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تیسری خبر جو ہے وہ اور بھی زیادہ افسوسناک آپ کو لگے گی، ظاہر ہے۔ وہ خبر ہے جناب کہ پاکستان میں جب بجلی کا اتنے بحران ہیں اور مسائل اتنے زیادہ ہیں تو وی آئی پیز کچھ ایسے بھی ہیں جن کو بجلی کے فری ہزاروں یونٹس ملتے ہیں۔ وہ وی آئی پیز کون ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جناب ایک تو صدر پاکستان ہیں، ان کو جب وہ سروس میں ہوتے ہیں تو ان کو ان لمیٹڈ بجلی ملتی ہے، لیکن سروس کے بعد ریٹائر صدر کو بھی 2000 یونٹس فری ملتے ہیں۔ آج کل اگر 2000 یونٹ آپ خود خرچ کرتے ہوں تو آپ کا ماشاءاللہ سے 1.5-2 لاکھ روپے بل آئے گا، یہ آپ کو فری میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد جی وزیر اعظم کو بھی ملتے ہیں ان لمیٹڈ یونٹس۔ اس کے علاوہ جناب چیف جسٹسز اور جو سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کو بھی 2000 یونٹ ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، اور ہائی کورٹ کے ججز کو 800 یونٹ ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ اور اس کے علاوہ جو نیب کے چیئرمین ہوتے ہیں جناب ان کو ملتے ہیں 2000 یونٹ۔ اسٹیٹ بینک کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ بینک دیتا ہے، ان کو بھی 2000 یونٹ ملتے ہیں۔ البتہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ایم این ایز کو ملتے ہیں ان کو فری یونٹس نہیں ملتے، وزیروں کو فری یونٹ نہیں ملتے جو وفاقی وزراء ہیں۔ تو جناب جب بجلی کے لیے ہم بجلی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے فری سبسڈیاں بھی ختم ہونی چاہیے، ان کے فری یونٹس بھی ختم ہونے چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک طرف قوم سفر کرے۔ ایک تو جج صاحب کے بارے میں یہ کہانی بھی آئی تھی کہ انہوں نے سولر لگوایا، اور سولر پہ ان کے 2000 کے 1600 یونٹ بنتے تھے، تو انہوں نے خط لکھ کے باقاعدہ کورٹ سے آرڈر دلوانے کی کوشش کی کہ بھائی مجھے ان کے بدلے میں پیسے دیے جائیں، 2000 یونٹ کے جتنے پیسے بنتے ہیں مجھے وہ دیں، کیونکہ میں اپنی بجلی تو خود بنا رہا ہوں، تو مجھے اس کے نقد پیسے دے دیں یار۔ حالانکہ بجلی کے یونٹ آپ کو اس لیے ملے تھے کہ آپ کو بجلی کی ضرورتیں پوری ہوں، آپ نے سولر لگوایا تو آپ کہتے ہیں بجلی کے پیسے دے دیں۔ یہ تک حال ہے ہماری اشرافیہ کا، اور دوسری طرف عوام جو ہے وہ مسلسل رول ہی رہی ہے۔ یہ 3 خبریں تھیں جناب، امید آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے آج کا سچ۔